हेलो एवरीवन। तो हमने रूलिंग द कंट्री साइड चैप्टर 3 हिस्ट्री का स्टार्ट किया था। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। अब पार्ट 2 में हम कुछ आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था, ओके, जिसके अंदर वो मतलब कलेक्ट करती थी रेवेन्यू पीजेंट से। तो अब वो सेटलमेंट वो नहीं ठीक से चल पाया क्योंकि ज़मींदार से उनको सिर्फ एक फ़िक्स्ड अमाउंट ही मिलता था। तो उनको लगा क्यों ना हमें इस सेटलमेंट को चेंज करके एक न्यू सिस्टम को लॉन्च करना चाहिए, एक न्यू सिस्टम निकालना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली अब हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस्ड। अब क्या हुआ कि जो मैकनिजी थे उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला 1822 में। उन्होंने क्या देखा कि जो विलेज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ इंडियन सोसाइटी का, ठीक है, इसको हमें बचाना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। तो उनके डायरेक्शन दिए गए, उसके अंतर्गत उन्होंने बोला कि जो कलेक्टर्स जो होंगे वो विलेज टू विलेज जाएंगे, लैंड को इंस्पेक्ट करेंगे कि कैसी लैंड है वहाँ पे, ठीक है, फील्ड्स को मेज़र करेंगे कितने बड़े बड़े फील्ड्स हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे वहाँ के लोगों के कस्टम्स क्या हैं, ठीक है, वहाँ की ज़मीन कितनी पैदावार कर सकती है। उस सबको ध्यान में रखते हुए वो एस्टिमेट करेंगे कि हम हर एक प्लॉट से, हर एक विलेज से कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हर एक विलेज से, विलेज मतलब महल, कितना वो रेवेन्यू पे कर सकता है। ओके, ये जो डिमांड थी, अब इस टाइम पे ये जो डिमांड थी वो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं थी, वो रिवाइज्ड होगी पीरियडिकली। मतलब अगर आपकी पैदावार ज़्यादा होगी, ज़्यादा अनाज होगा तो ज़्यादा पैसा पेमेंट किया जाएगा, और अगर कम होगा तो कम। देखिए, पहले जो कंपनी जो कलेक्ट करती थी रेवेन्यू उसको कौन पे करता था? ज़मींदार। बट इस बार जो है, जो विलेज का हेडमैन जो होगा वो कंपनी को उस रेवेन्यू को पे करेगा। तो ये जो सिस्टम था, एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया, इसको हम बोलते हैं महलवारी सिस्टम। अब एक नया सिस्टम आया, मुनरो सिस्टम। ओके, अब देखिए ये सिस्टम किसने लॉन्च किया था? ये सिस्टम जो लाया गया था वो थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। देखिए इसमें जो है, इस सिस्टम में इन्होंने साउथ इंडिया का जो एरिया था उसको कवर किया था। ओके, अब जो मुनरो है उसने सोचा कि यहाँ पर तो कोई, मतलब उसने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर तो कोई भी ट्रेडिशनल ज़मींदार है नहीं। जैसे हमने पहले के उसमें देखा था कि ट्रेडिशनल कौन थे? ज़मींदार थे। बट उसने यहाँ पे देखा कि कोई भी ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं है। तो उसने क्या करा कि वो डायरेक्टली कल्टीवेटर्स के पास गया, रायोट्स के पास, ठीक है, जो कि लैंड पे खेती बाड़ी करते आ रहे थे, ठीक है, जनरेशन से, मतलब जैसे जो उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी चला रहे हैं और अपनी खेती से अपना गुजारा चला रहे हैं, ठीक है। देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड। अब उनके फील्ड्स को इन्होंने सब सर्वे करा, ठीक है, कि इनके फील्ड से कितना हम रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे। तो इन सब का क्या हुआ? सर्वे हुआ। तो अब वो यहाँ से भी रेवेन्यू क्या करने लगे? एज अ टैक्स यहाँ से कलेक्ट करने लगे। बट ये सिस्टम भी क्या नहीं था इनके लिए, जैसे परमानेंट सेटलमेंट फेल हो गया, ऐसे ये सिस्टम भी ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिमांड्स थी, ब्रिटिशर्स की जो डिमांड्स थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है, उनकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी उतना पे नहीं कर पा रहा था। क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब ब्रिटिशर्स को क्या रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ इधर से रेवेन्यू कलेक्ट करना नहीं है, यहाँ पर हम क्रॉप भी और अच्छे से उगवा सकते हैं जिसकी ज़रूरत है यूरोप में। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, कंपनी ने ट्राई करा कि वो अपना जो कल्टीवेशन है उसको और एक्सपेंड करे, ठीक है, इन्होंने इंडिगो की खेती के लिए भी बोला, ठीक है। इन द सेंचुरी एंड द हाफ दैट फॉलोड, ब्रिटिश परसुएडेड, मतलब ब्रिटिश ने फोर्स करा कल्टीवेटर्स को जो अलग अलग पार्ट्स में थे इंडिया के, जो कि प्रोड्यूस करते थे क्रॉप्स, जैसे कि आप जूट को प्रोड्यूस करो बंगाल में, टी जो है असम में होती है, शुगर केन जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब जो उत्तर प्रदेश है वो, वीट की खेती पंजाब में है, कॉटन की मद्रास महाराष्ट्र में है और पंजाब में है, और राइस की मद्रास में। ब्रिटिशर्स जो हैं वो तरह तरीके के मेथड यूज़ करते थे ताकि कल्टीवेशन क्या हो, और बड़े क्रॉप्स का, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब एक चीज़ देखते हैं, डस कलर हैव अ हिस्ट्री। जैसे कि आपको ये दो फिगर्स दे रखी हैं, ठीक है, एक तो है कलमकरी प्रिंट और दूसरा है मॉरिस कॉटन प्रिंट,
ठीक है। ये लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड का है और ये 20th सेंचुरी इंडिया का। इसमें दे रखा है 2 इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स, ठीक है, शोज अ कलमकरी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स। ये कौन से वीवर्स बनाते हैं? आंध्र प्रदेश के, इंडिया में। और जो हमें राइट पे दे रखा है फ्लोरल कॉटन प्रिंट, ये जो है प्रोड्यूस किया गया है विलियम मॉरिस ने, जो कि एक फेमस पोइट हैं और आर्टिस्ट भी हैं 19th सेंचुरी के। आपने इसमें एक चीज़ कॉमन देखी कि इन दोनों में ही किसका यूज़ हुआ है, कौन से कलर का यूज़ हुआ है? ब्लू कलर का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडिगो। अब आपको पता है कि ये प्रोड्यूस कहाँ से हुआ होगा? ये जो प्रोड्यूस हुआ है, ये एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं इंडिगो, उसकी खेती की जाती है, ठीक है। ये क्या होती है? एक ब्लू कलर की डाई, जो नीला कलर जो किया जाता है, जो कि यूज़ होती थी मॉरिस प्रिंट्स में 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर्ड करी जाती थी इंडिगो की। अगर आप खेती करोगे, जो कि कहाँ पर होती है? इंडिया में, ठीक है। फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस टाइम पे इंडिया जो था वो सबसे बड़ा सप्लायर था, किसका? इंडिगो का। अब इटली में जो है इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। फ्रांस और ब्रिटेन में भी जो कपड़े थे वो डाई करने लगे इंडिगो से, मतलब नील से। बट बहुत ही कम अमाउंट में इंडिगो जो था वो पहुंच पाता था यूरोपियन मार्केट में। अब जब बहुत कम पहुंचेगा तो उसके प्राइस क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट। अब जब किसी चीज़ की कमी है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट तो ढूंढते ही हैं। तो एक और प्लांट था जिसको बोलते हैं वुड। ये भी क्या बनाता था? वॉयलेट एंड ब्लू डाइज, ठीक है। बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, वुड वॉज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। ये बहुत ही इजीली मिल जाता था यूरोप में, ठीक है। इसको ग्रोन किया गया नॉर्थन इटली, साउथर्न फ्रांस और बहुत सारे मतलब पार्ट्स होते जर्मनी के, उधर ब्रिटेन के। Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe persuaded their government to ban the import of indigo. अब अगर इंडिगो आ जाएगा तो फिर वुड कोई नहीं खरीदेगा। तो वो उस कंपटीशन से परेशान होकर के उसने यूरोप मतलब कि गवर्नमेंट को बोला कि आप जो है इंडिगो का जो इम्पोर्ट है, ठीक है, मतलब जो इंडिया से जो आ रहा है उसको क्या कर दो? बैन कर दो। जबकि क्लोथ जो डाई करते थे वो लोग किसको प्रेफर करते थे? इंडिगो को ही प्रेफर करते थे, क्योंकि इंडिगो का जो कलर था बहुत ही रिच ब्लू, बहुत ही अच्छा कलर था। जबकि जो वुड से जो डाई होती थी वो पेल और डल होती थी, मतलब उसका कलर इतना अच्छा नहीं होता था। अब 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन के जो क्लोथ प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि आप जो ये बैन कर रखा है इंडिगो पे, इसको हटा दीजिए। ओके, फ्रेंच ने स्टार्ट कर दिया कल्टीवेशन किसका? इंडिगो का। ओके, अब जो इंडिगो की जो प्लांटेशन था वो नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे पार्ट्स में होने लगा। अब जो है 18th सेंचुरी में इंडिगो की डिमांड और बढ़ गई। अब उनको इंडिया का क्या चाहिए था? इंडिगो चाहिए था। अब जब कंपनी ने देखा कि इंडिगो की डिमांड इतनी बढ़ रही है यूरोप में, तो कंपनी ने कहा कि कैसे न कैसे तरीके को हमें मतलब तरीके से क्या करना चाहिए? इंडिगो का कल्टीवेशन करना चाहिए, ठीक है। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि बंगाल में इंडिगो का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि बंगाल से बहुत ज़्यादा डिमांड होने लग गई थी इंडिगो की। पहले सिर्फ 30% इंडिगो जाता था, ठीक है, इंडिया से, बट अब वो कितना हो गया? अब वो 95% हो गया। अब देखा लोगों ने कि इंडिगो का ट्रेड क्या है? बहुत बढ़ रहा है। अब लोगों को पैसा कमाना था, तो कंपनी ने किस में प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया? इंडिगो में। कुछ लोग तो सिर्फ इसी में ही करने लग गए अपनी जॉब छोड़ करके। तो ऐसे हमने देखा कि अब इंडिगो की कितनी डिमांड होने लगी। तो आज हम इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।